हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है प्राची त्रिपाठी और आज इस वीडियो में हम इंडिया के सबसे पॉपुलर स्पाई के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका नाम है अजीत डोभाल। सर की जर्नी क्या रही है और कैसे आप इनकी जर्नी से फॉरेंसिक साइंस का एक नया पर्सपेक्टिव समझ सकते हैं कि एक्चुअली फॉरेंसिक्स और एक स्पाई की लाइफ का रिलेशनशिप क्या होता है। वो सारा पर्सपेक्टिव हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। ओके। फॉरेंसिक्स और एक स्पाई कैसे आपस में रिलेट करते हैं, क्या पैटर्न रिकॉग्निशन रहता है, कैसे एक स्पाई को बहुत जरूरी रहता है कि वो किसी भी तरह के प्रेशर में कितना काम डाउन रहता है, कैसे जब आप एक दूसरी कंट्री में जाते हो एज अ स्पाई तब वहां पे आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने रख सकते हैं, कैसे आप किसी भी फिजिकल एविडेंस को ना कलेक्ट करके जो आपने अपने ब्रेन्स में पैटर्न्स को समझा रह सकता है वो आगे चल के एज अ एविडेंस कैसे काम करता है। इस वीडियो में हम ये सारी चीजें समझेंगे। तो मैं सर की एक जर्नी का बहुत छोटा सा पार्ट यहाँ पे समझाऊंगी। तो बात चल रही है 1980s की, जब पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज को डेवलप कर रहा था, जब अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ा रहा था। 1980 से पहले इंडिया ने अपने आप को न्यूक्लियर पावर से फुल्ली यू नो इनकॉर्पोरेट करके रखा था। हमारे पास हमारे न्यूक्लियर एक्टिविटीज, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बन चुके थे। हम एक ऐसी कंट्री के अंदर काउंट किए जाने लगे थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। इसी चीज का एक ये चीज एक बहुत बड़ा डर बनती है हमारी नेबर कंट्री पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान में भी 1980s को 1980s के दौरान में एक न्यूक्लियर एक्टिविटीज को प्लान किया जाने लगता है। दे आल्सो वांटेड टू हैव न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर you know stuff to protect themselves or to attack on other countries। स्पेशली वो इंडिया के लिए एक तरह का थ्रेट प्लान कर रहे थे। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया प्रोजेक्ट 76 या प्रोजेक्ट 706। तो ये जो प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट 706, ये पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो पाकिस्तान को ये पाकिस्तान के पास पावर लाने वाला था कि कैसे पाकिस्तान एक अपने आप न्यूक्लियर वेपन रखने वाली कंट्री बन सकती है। तो ये जो प्रोजेक्ट था ये बेसिकली लीड किया जा रहा था डॉक्टर अब्दुल कादिर खान की तरफ से, जो कि पाकिस्तान की एक सिटी कहूता में वहाँ पे जो उनकी लेबोरेटरी थी जिसको खान रिसर्च लेबोरेटरी KRL बोला जाता था, वहाँ पे ये लेबोरेटरी थी कहूता नाम की सिटी में। तो वहाँ पर ये सारे न्यूक्लियर जो भी एक्टिविटीज थी, जो भी प्लान थे, जो भी एग्जीक्यूशन था, वो सब उन्हीं की लेबोरेटरी में किया जा रहा था। आप अपनी स्क्रीन पर जो ये पिक्चर देख रहे हो ये वही KRL लेबोरेटरी यानी कि खान रिसर्च लेबोरेटरी है जहां पर पाकिस्तान अपने आप को एज अ न्यूक्लियर पावर फ्यूचर में बनाने की शुरुआत कर चुका था अराउंड 1980s, जिस प्रोजेक्ट का नाम था 706 प्रोजेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये स्टोरी मैटर क्यों करती है जब हम फॉरेंसिक्स की बात करते हैं, या ये स्टोरी यूजुअली इंडिया के लिए इतना मैटर क्यों करती है। तो यू हम इंटेलिजेंस की जब बात करते हैं तो इंटेलिजेंस हमेशा किसी गैजेट या किसी डॉक्यूमेंट पर कभी डिपेंड नहीं करती है। इंटेलिजेंट एक आपकी ब्रेन का एक ऐसा कॉन्शियस पार्ट होता है जहाँ पर आप अपनी सराउंडिंग्स, अपने एनवायरनमेंट के लिए हाइपर एक्टिव होते हो, जहाँ पर आप सारे पैटर्न्स को समझ रहे होते हो, लोगों की एक्टिविटीज पे ध्यान रख सकते हो। ये सारी चीजें जब आप करते हो तो वो भी एक तरह की इंटेलिजेंस के पावर में काउंट होता है। यूजुअली जो स्पाई होते हैं किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं वहां के इंटरनल मैटर्स को पता करने के लिए, उनके पास किसी भी तरह की कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है जहाँ पे वो किसी एविडेंस को कलेक्ट करके एक नेशन से दूसरे नेशन में ला सकते हैं यूजुअली, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप बहुत आसानी से आपको पकड़ा जा सकता है। वहाँ पे आपका ब्रेन पावर, आपके पैटर्न को समझने की अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो जनरल इंटेलिजेंस होती है वही काम करती है किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए। और जो फॉरेंसिक्स की बात करते हैं तो फॉरेंसिक्स हम सबको पता है कि लैबोरेटरीज तक लिमिटेड नहीं है। फॉरेंसिक्स का जो एरिया है वो हर तरह से हर दिशा में फैला हुआ है, जहाँ पे आपको हर तरह से एक्टिव रहना है, हर तरह से आपका ब्रेन प्रोसेस करना चाहिए जितने पैटर्न्स हो रहे हैं या प्रेशर में आप कैसे सोच रहे हो, जो फॉरेंसिक थिंकिंग हम कह सकते हैं उन चीजों को, वो सारी चीजें आपकी फुल्ली डेवलप्ड होनी चाहिए। अजीत डोभाल सर की जो जर्नी थी वो ये सिखाती है कि कैसे फॉरेंसिक थिंकिंग को यूज करके आप रियल वर्ल्ड इंटेलिजेंस पे
अपना हाथ जमा सकते हो, वहां पे कैसे चीजें एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे होती हैं, उन सारी चीजों को समझ सकते हो। ये एक यूनिक केस स्टडी है जो कि मैं फॉरेंसिक स्टूडेंट्स के लिए इस चैनल पे लेके आई हूँ। शुरुआत करते हैं। हमारे अजीत डोभाल सर आईबी के एक ऑफिसर थे, ठीक है, जिनको अंडर कवर मिशन पाकिस्तान पाकिस्तान में भेजा गया था 1980s में। ये जो मिशन वो ऑपरेट कर रहे थे, वो किसी भी तरह का उनको ऑफिशियल कवर नहीं दिया गया था, किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं दिया गया था। उनकी लाइफ लॉन्ग जर्नी जो थी वो पूरी तरह से थ्रेट में थी, पूरी तरह से खतरे में थी। वो इतना बड़ा रिस्क लेके पाकिस्तान जैसे देश में जाके इंडिया के लिए एज अ स्पाई का काम कर रहे थे। दैट वाज अ वेरी वेरी बिग डील। और ये मिशन कुछ 1 महीने 2 महीने 2 साल नहीं चला, ये ऑलमोस्ट 6 साल चला। ओके, तो ये कहानी अब तक हम एक एक क्रोनोलॉजी समझ चुके थे कि क्या रोल था, किसके बारे में हम बात करेंगे, किस लिए वो पाकिस्तान गए थे इंडिया का स्पाई बन के। कहूटा जो सिटी थी वो एक एक्चुअली क्राइम सीन की तरह हम उसको समझेंगे। ओके, बिकॉज हम यहाँ पे फॉरेंसिक्स की बात कर रहे हैं। फॉरेंसिक का पैरेलल समझे तो हम फॉरेंसिक्स में क्या करते हैं, किसी भी क्राइम को समझने के लिए उसके क्राइम सीन को हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, वापस से वो क्राइम सीन बनाते हैं और उसके पैटर्न को समझते हैं, एक्चुअली वहां पे क्या हो सकता था या क्या हुआ, ये सारी चीजें हम समझते हैं। तो जो कहूता सिटी थी जहाँ पे पाकिस्तान की KRL लेबोरेटरी थी, वो भी एक क्राइम सीन की तरह ही ट्रीट किया गया। ओके, वहां पे बहुत सारे ऐसे जोन्स बना के रखे थे पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, जो कि काफी रिस्ट्रिक्टेड थे। वहां पे यूजुअली पब्लिक का इंटरफेरेंस नहीं था, लोग नहीं आसानी से आ जा सकते थे। ठीक है, वहां पे जो सिक्योरिटी थी वो काफी हैवी थी। जितना भी वहां पे एक्टिविटी हो रही थी वो सारी बहुत कंट्रोल एनवायरनमेंट में हो रही थी। ठीक है, वहां पे जो ह्यूमन की एक्टिविटी का पैटर्न था वो भी काफी रूटीन बेस्ड था कि एक टाइम पे लोग आते हैं, कुछ काम करते हैं और काम करने के बाद थोड़ी देर में वहां से चले जाते हैं। तो ये सारे पैटर्न्स को समझने का काम इंडिया का एक स्पाई कर रहा था, जो कि थे अजीत डोभाल सर। ओके, तो ये काहूता सिटी का मैप आप समझ लो, कश्मीर से ऑलमोस्ट जुड़ा हुआ है। ये KRL लेबोरेटरी है जो कि काहूता सिटी में थी, जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का काम किया जा रहा था। और ये जो लेबोरेटरी की पिक्चर आप देख रहे हो, ये सारी चीजों को कनेक्ट करने का काम कर रहा था हमारा स्पाई, जो कि थे अजीत डोभाल। ठीक है, अब एक स्पाई और फॉरेंसिक का जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर एक स्पाई की तरह आप वहां पे काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई भी ऐसा वे नहीं है जहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक एविडेंस को कलेक्ट करके अपने देश में ला सकते हो, तो आप कैसे चीजों को समझोगे। तो जब सर वहां पे स्पाई थे तो वहां पे बहुत सारे लोगों को वो ऑब्जर्व कर रहे थे, लोगों के शूज में जो डस्ट पार्टिकल्स आ रहे थे वो उनको समझने की कोशिश कर रहे थे। केमिकल्स की जो स्मेल्स आ रही थी लोगों के कपड़ों से, वो उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, टाइमिंग ऑफ ब्यूसेस एंड सप्लाई ट्रक्स, किस टाइमिंग में क्या क्या चीजें वहां पे एंट्री ले रही हैं, कितने ट्रक्स आ रहे हैं, कितने बड़े अमाउंट में आ रहे हैं, वो ट्रक कहाँ से आ रहे हैं, ये सारी चीजों को सीक्रेटली ऑब्जर्व करने का काम हमारा स्पाई कर रहा था। ठीक है, ये सारी चीजों के पैटर्न्स को समझने का काम हमारा स्पाई कर रहा था। और सर ने इसी तरह 7 साल पाकिस्तान में बिताए एक भिखारी की तरह। वहां पे वो स्पाई बन के नहीं एग्जैक्टली रहे, वो वहां पे नॉर्मल एक गली का जो भिखारी होता है उसकी तरह उन्होंने अपने 7 साल उस देश में बिताए। और वहां पे धीरे धीरे चीजों के पैटर्न्स को समझा। वहां पे अपने मेमोरी को उन्होंने एज अ एविडेंस ट्रीट किया, मेमोरी में सारी चीजें स्टोर करी, ताकि वो जब अपने देश पहुंचे तो वहां के लोगों को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे सके कि एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। किसी ने भी उनको नोटिस नहीं किया। वो इतनी इतनी बेहतरीन तरीके से अपना जो स्पाई का रोल था वो प्ले कर रहे थे कि किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये इंसान आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है। और किसी को ये पता नहीं चल पाया कि आखिर इंडिया भी इस तरह की इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहा है अपने स्पाई को पाकिस्तान में भेज के। एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ जो इसी इंसिडेंट से रिलेटेड है। स्टोरी का नाम है द बार्बर शॉप स्टोरी। ये स्टोरी जो है ना, ये बहुत वैलिडेटेड स्टोरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत गारंटी से इसको क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें पहले से हुई थी, और कुछ चीजें हुई, कुछ चीजें मीडिया रिपोर्ट्स में आई, कुछ चीजें न्यूज चैनल में पब्लिश हुआ। तो वो सारी चीजें
बहुत सारी चीजें सच भी थी, बहुत सारी चीजें झूठ भी थी। इसमें से एक की स्टोरी सामने आती है, कोई प्रॉपर वैलिडेशन नहीं है। मे बी ये सच हो सकता है, मे बी ये झूठ भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी बहुत बड़ी चीज जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली छोटी मोटी स्टोरीज एक्सेजरेट हो जाती हैं। मे बी दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट, और इट कुड बी अ रियलिटी। तो स्टोरी में क्या, ये जो एक नैरेटिव सामने आया था जब अजीत डोभाल सर पाकिस्तान में स्पाई का काम कर रहे थे, तो वहां पे कहूता में एक स्मॉल बार्बर शॉप थी, यानी कि जहाँ पे यूजुअली लोग अपने बाल कटाने के लिए जाते थे। तो वहाँ के जो साइंटिस्ट थे जो उस लैब में काम कर रहे थे, न्यूक्लियर वेपन बना रहे थे, वो ना उस बार्बर शॉप को ऑफिन विजिट करते थे, अपने बाल कटवाते थे, अपना डेली ग्रूमिंग करते थे, राइट। तो वहां पे जो हेयर स्ट्रैंड्स मिले अजीत डोभाल सर को, इंडिया के स्पाई को, उस हेयर स्टैंड में कहीं ना कहीं कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन मिला, जो कि कंटामिनेशन था यूरेनियम का। ओके, तो यूरेनियम का कंटामिनेशन जब उन्हें मिलता है, तो ये बात कहीं ना कहीं प्रूव कर देती है कि उस लैब में किसी ना किसी तरह का न्यूक्लियर वेपन जरूर बनाया जा रहा है। क्या अब हम इस स्टोरी को वैलिडेट करने के लिए समझेंगे कि क्या एक्चुअली हेयर का स्टैंड ये प्रूव कर सकता है कि क्या वो इंडिविजुअल किसी न्यूक्लियर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या नहीं? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई सिंगल हेयर स्टैंड ये प्रूव कर पाए कि ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट है या नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी डिप्लोमेटिक सैंपल कभी भी किसी की नेशनल सिक्योरिटी को डिसाइड नहीं करता है। जब आप इतनी बड़ी फील्ड में इतना इम्पोर्टेंट काम करने गए हो, तब आप एक हेयर स्टैंड को एज़ अ एविडेंस ट्रीट नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ आपको बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी ध्यान रखने पड़ते हैं, राइट? साइंस हमेशा शॉर्टकट्स को रिजेक्ट करता है। अगर आपको कोई भी चीज़ साइंटिफिकली प्रूव करनी है, तो आपको वो उसके कलेक्शन से लेके उसके प्रॉपर एनालिसिस तक पहुँचना पड़ेगा, तब जाके आप उसे एज़ अ प्रूफ या एज़ अ एविडेंस डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, अब मैं आपको समझाऊंगी क्या आज हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल के हेयर स्टैंड में यूरेनियम का प्रेजेंस है, तो एक्चुअली क्या उसकी प्रेजेंस को फाइंड आउट किया जा सकता है? तो आज के टाइम में टेक्निकली ऑफ कोर्स हम ऐसा कर सकते हैं। हमारे पास ये 3 टेक्निक्स आपको स्क्रीन में दिख रही हैं, जिसका नाम है आईसीपीएमएस, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरी टेक्निक का नाम है आईसीपीएईएस या आईसीपीओईएस, जो कि यूजुअली एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या कोई हैवी मेटल किसी की इंडिविजुअल की बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है। तीसरी टेक्निक का नाम है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। ओके, मैं बहुत डीप इस टेक्निक्स के एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगी, बिकॉज तब हम अपने टॉपिक से काफी दूर जा चुके होंगे। बट हाँ, अगर मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूँ, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि आईसीपीएईएस और आईसीपीओईएस टेक्निक्स क्या होती हैं, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप किसी सैंपल को एनालाइज करते हो। सैंपल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाता है। उसके बाद क्या होते हैं, उसके जो एटम्स होते हैं वो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। जब वो एटम अपने एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आते हैं ना, तो वो एक तरह का वेवलेंथ एमिट करते हैं। उस वेवलेंथ की इंटेंसिटी को आप फाइंड आउट करके ये बता सकते हो कि अगर ये स्पेसिफिक वेवलेंथ आ रही है, इसका मतलब ये एटम या ये मॉलिक्यूल किसी इंडिविजुअल की बॉडी में प्रेजेंट हो सकता है। बेसिकली ये टेक्निक सिर्फ इस तरह से काम करती है। ओके, अब क्या यूरेनियम एक्चुअली हमें क्या बताता है? तो ये हेयर एनालिसिस क्या सजेस्ट कर सकता है कि इंडिविजुअल की बॉडी में या हेयर स्टैंड में अगर किसी तरह का यूरेनियम प्रेजेंट है, तो मे बी उसकी बॉडी में क्रॉनिक एनवायरमेंटल एक्सपोजर हुआ हो। क्या बोला मैंने? दैट इज क्रोनिक एनवायरमेंटल एक्सपोजर। क्रोनिक एनवायरमेंटल एक्सपोजर का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट होता है जब लो लेवल के हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ। तो ऐसे ऐसे सब्सटेंस अगर आपके साथ बहुत ऑफन आप उस जगह पे काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में वो सब्सटेंस किसी ना किसी तरह से स्टोर होना शुरू कर देते हैं। स्पेशली ये आपकी बॉडी के आउटर सरफेस में स्टोर होना शुरू कर सकते हैं, आपकी स्किन में हो सकते हैं, आपके हेयर रीजन में हो सकते हैं, आपके नॉस्ट्रल्स में हो सकते हैं, राइट। तो अगर आप यूरेनियम रिच ग्राउंड वाटर ले रहे हो, या किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम कर रहे हो, या किसी माइनिंग एरिया में काम कर सकते हो, या किसी इंडस्ट्रियल और मिलिट्री एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हो, जहाँ पे इस तरह के एलिमेंट की प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहती है, तब आपकी बॉडी से इन एलिमेंट्स की प्रेजेंट को फाइंड आउट किया जा सकता है। ये एक तरह का बायो इंडिकेटर की तरह काम करता है, बट आप इसे एज अ डायरेक्ट प्रूफ आज भी
नहीं यूज कर सकते हो। वर्डिक्ट क्या आता है साइंटिफिकली करेक्ट होने के लिए? तो हेयर का एनालिसिस हमें ये बता जरूर सकता है कि इन्वायरमेंट में यूरेनियम का एक्सपोजर रहा है या नहीं, बट ये कंफर्म करना कि किसी न्यूक्लियर एक्टिविटी की वजह से ही वो यूरेनियम आया है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा एटम है जो कि मल्टीपल रीजंस की वजह से एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो सकता है। तो आप ये बहुत वेरीफाई नहीं कर सकते हो कि ये यूरेनियम न्यूक्लियर एक्टिविटी वाला यूरेनियम है या ग्राउंड वाटर से जो कंटामिनेशन हुआ है उसका यूरेनियम है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी रह सकती है जब आप फॉरेंसिक्स की बात करते हो। सर की जो जर्नी रही है फ्रॉम स्पीड टू स्ट्रैटेजी, कैसे वो एक भिखारी की तरफ 7 साल पाकिस्तान में बिताते हैं, आप इमेजिन कर सकते हो कि उन्हें क्या क्या सर्कमस्टेंसेस उस टाइम में फेस करनी पड़ी होंगी, किस हार्डशिप को उन्होंने फेस किया होगा, वो हार्डशिप उनकी लाइफस्टाइल में भी ऑब्वियसली रहा होगा। इसके बाद क्या मेंटल कंडीशंस उन्होंने फेस करी होंगी, क्या क्या ट्रॉमास उनकी लाइफ में आए होंगे। और ऐसे ही लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। उस स्पाई ऑपरेशन के बाद अजीत डोभाल सर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन जाते हैं इंडिया के। यही सारी स्किल अप्लाई होती है नेशनल लेवल पे। क्या स्किल होना चाहिए? दैट इज ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड डिसीजन। आप आप हर चीज को कलेक्ट करके एविडेंस की तरह यूज नहीं कर सकते हो। आपको चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। ऑब्जर्व करने के बाद आप उसका एनालिसिस करोगे, और एनालिसिस करने के बाद ही आप एक डिसीजन में पहुंचते हो। अगर आप फॉरेंसिक के स्टूडेंट हैं तो आप इस स्टोरी से, इस केस स्टडी से क्या सीख सकते हैं? तो थिंकिंग मैटर्स मोर देन टूल्स। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपके पास एविडेंस कलेक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, आप एविडेंस को कलेक्ट करके नहीं लेके जा सकते हो, अदरवाइज आपकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है, तब आपकी जो थिंकिंग है ना वही एक टूल की तरह काम करेगी। आपको पैटर्न्स को समझना है, आपको बिहेवियर फुटप्रिंट को समझना है, आप का जो नॉलेज है वो ही एक टूल की तरह काम करता है किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए। ऑब्जर्वेशंस हमेशा इम्पोर्टेंट है। आप कितनी चीजों को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, कैसे आप उसको अपनी रियल लाइफ में जिसका उसका इम्प्लीकेशन कर रहे हो, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। बट सबसे ज्यादा मैटर करता है एथिक्स ओवर एक्साइटमेंट। आपको हमेशा किसी भी फोटो एविडेंस को कलेक्ट करके बहुत एक्साइटेड नहीं हो जाना है। उसको कितना वैलिडेट कर सकते हो, उस एविडेंस की एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या है, ये सारी चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना रहता है। कोलैबोरेशन इज नॉन नेगोशिएबल। किसी भी तरह की गलती, किसी भी तरह की लापरवाही आपकी लाइफ को एक बहुत बड़े चट में डाल सकती है। जब आप एक स्पाई की तरह किसी दूसरे देश में काम करने जाते हो, तो आपको ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। फाइनल थॉट क्या है? ही डिड नॉट कलेक्टेड एविडेंस, ही रीड इट। सर ने अपनी जर्नी में किसी भी तरह का कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली वो बहुत इम्पॉसिबल था। बट हाँ, उन्होंने उस पैटर्न को समझा, उन चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन में रखा, उन चीजों का एनालिसिस अपने ब्रेन में बहुत बेहतरीन तरीके से किया, और एक फाइनल डिसीजन में आके जब वो इंडिया वापस आए तब हमें पता चला कि पाकिस्तान एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तैयारी कर रहा था अपने देश में। बहुत सारे सैटेलाइट इमेजेस सामने आए जिसमें हम ये प्रूव कर पाए कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो इस तरह से आप फॉरेंसिक और एक स्पाई की जर्नी को कोरिलेट कर सकते हो। Thank you so much everyone for watching this video. Keep supporting the channel, and if you're liking the content, then don't forget to subscribe it. Take care. Bye bye.